आपका पर्सपेक्टिव इसको लेके क्या है कि पेंडेंसीज, क्योंकि लेमैन बोल देता है आपको 90 केस एक दिन में डिसाइड करने, और अगर आप एक केस पे 2 या 2.5 मिनट 3 मिनट भी देते हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए कितने मिनट हो गए। यही डेस्टिनी थी आपकी? डेस्टिनी ही कहूँगा, क्योंकि मैं पैशनेट था डॉक्टर बनने के लिए बहुत। वो फोटोग्राफ्स आती हैं और बतौर जज पहले दिन आप उस कुर्सी पे बैठे। उस समय तक मैं अपने पापा को खो चुका था। वो ऐसे शख्स थे जिन्होंने मुझे इसके लिए प्रेरित किया। इमोशंस हावी होने की कोशिश करते हो, कैसे सप्रेस करते हैं, क्योंकि यू हैव टू गो बाय द लॉजिक। कोर्ट के अंदर इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। AI, चैट GPT के फैसले ना लेखें, आप अपने विवेक से फैसला करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन नेवर विन ओवर ओरिजिनल इंटेलिजेंस। NKP साल्वे थी क्या? सचिन तेंदुलकर मेरी उस टीम के कैप्टन थे, तो यहाँ से क्रिकेटर बनने का जो सफ़र शुरू हुआ। नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मिशा बाजवा। इस बार एक खास शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। खास इसलिए कि समाज का एक वो अंग जिस पर समाज काफ़ी हद तक भरोसा करता है, उम्मीदें काफ़ी कायम होती हैं। सपना था उनका डॉक्टर बनने का, फिर वो क्रिकेटर भी बने, वकालत भी की और अब वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं। मेरे साथ हैं ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर संदीप मोदगिल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद उमेश। सर, जैसे मैंने कहा कि सपना डॉक्टर बनने का, फिर आप क्रिकेट भी खेली आपने, फिर आप लॉयर बने, फाइनली अब आप जज के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। ये किस्मत आपको ले आई या सपना बनते बनते कहाँ पे आप, यही डेस्टिनी थी आपकी? डेस्टिनी तो मैं नहीं बता सकता क्या थी, बट सामने है जो भी है, और इसमें मेरा प्रयास कम, मैं डेस्टिनी ही कहूँगा, क्योंकि मैं पैशनेट था डॉक्टर बनने के लिए बहुत। जब भी मैं किसी हॉस्पिटल में जाता, डॉक्टर को देखता, तो मेरा एक बहुत बड़ा अंदर से एक ड्रीम बनता था कि मैं भी एक ऐसा डॉक्टर बनूंगा। वाइट गाउन में देखता था, सर्जन को देखता था। और +2 तक मैंने मेडिकल की एजुकेशन भी ली। मैं DV स्कूल में पढ़ता था चंडीगढ़ सेक्टर 8 में। तो उस दौरान मैंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। तो क्रिकेट शौक़ के तौर पे खेलने लगा था। टारगेट मेरा डॉक्टर बनना था। क्रिकेट खेलते खेलते स्कूल की टीम में जगह मिली और कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई उस दौरान कि क्रिकेट प्रायोरिटी बन गई। तो यहाँ से क्रिकेटर बनने का जो सफ़र शुरू हुआ, तो वो मुझे हरियाणा से अंडर 15, अंडर 17 एज ग्रुप में खेलते हुए, फिर अंडर 19 कूच बिहार, और अल्टीमेटली मैं NKP साल्वे ट्रॉफी खेला लास्ट में। क्रिकेट के साथ साथ अपनी पढ़ाई कर रहे थे लॉ की, तो लॉ से मोहब्बत होनी शुरू हो चुकी थी या अभी भी आप क्रिकेट से ज़्यादा मोहब्बत चल रही थी उस वक्त? मोहब्बत तो क्रिकेट से ही ज़्यादा थी। मैंने कुछ लॉ के अपने एग्ज़ाम भी ऐसे दिए कि मैं सुबह मैच खेलने जा रहा हूँ, और बहुत लंबे लंबे टूर किए। उस समय दूरी काफ़ी थी, कुछ ऐसे मैचेस थे। रात का सफ़र करता था, सुबह आके एग्ज़ाम देता था, एग्ज़ाम दे के फिर वापस उस टूर्नामेंट में अपना मैच खेलने चला जाता था। लॉ के दौरान भी मेरा ऐसा कई बार ऐसा दौर आया मेरे बीच में। NKP साल्वे थी क्या? वो इंडियन टीम का एक, आई थिंक इंडियन टीम का एक चैलेंजर, इसे चैलेंजर ट्रॉफी, NKP साल्वे चैलेंजर ट्रॉफी नाम था। ये डोमेस्टिक क्रिकेट का हाईएस्ट क्रिकेट लेवल है मेन इंडियन टीम में। उससे पहले का ये चैम्पियनशिप होती है और इसमें 3 टीम बनाई जाती हैं ऑल ओवर इंडिया से। इसमें उस समय इंडिया सीनियर्स और 2 टीम और थी, जिसमें इंडियन टीम के सभी प्लेयर खेलते थे, और सचिन तेंदुलकर मेरी उस टीम के कैप्टन थे, तो उनके साथ मुझे खेलने का मौका उस टीम में आप थे जिसमें सचिन कैप्टन थे? हाँ, सचिन तेंदुलकर थे, सौरव गांगुली थे, राहुल द्रविड़ थे, और मुझे लास्ट मिनट इंक्लूजन हुआ था। तो मुझे ये भी बहुत अच्छे से याद है कि मुझे उस समय जो जर्सी दी गई लास्ट मिनट पे टीम में ऐड करने पर, तो उस ड्रेस अवेलेबल नहीं थी, कलर ड्रेस थी उस टूर्नामेंट में, तो मुझे राहुल द्रविड़ की टी-शर्ट पहनने को मिली थी, जो उनके पास स्पेयर थी। नहीं, एक चीज़ और भी है कि आप जैसे क्रिकेट में आपने कहा कि NKP साल्वे, और हमें याद है कि NKP साल्वे बोर्ड प्रेसिडेंट थे, उनके नाम पे ट्रॉफी थी। उसके बाद आप हरियाणा से जुड़े रहे, एडमिनिस्ट्रेशन में रहे, आप सेलेक्टर भी रहे, PDC के सेक्रेटरी रहे आप। फिर मुझे वो भी वक्त याद है कि जब सचिन का लास्ट मैच रणजी लाहली में ऑर्गेनाइज़ किया, आप उस टीम में भी थे। उसमें मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंदर था। एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे बहुत जल्दी ले लिया था हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन में। तो मैं पढ़ाई और अपनी वकालत के साथ साथ क्रिकेट में कोशिश करता था कि जो मुझे गेम से मिला है मैं उसे वो वापस दे सकूं।
आप जुड़े रहे, मतलब आपने कभी जुड़ा रहा मैं सेलेक्टर भी बना, मैं 2-3 और कमेटीज़ में भी मैंने वकालत के साथ साथ सर्विसेज दी। मुझे अंपायर्स की कमेटी, स्कोरर कमेटी और इस तरह से 2-3 कमेटियाँ थी। कैसा एक्सपीरियंस रहा सचिन के साथ? वो लास्ट मैच रणजी जब सचिन विदा लेने वाले थे। हाँ, सचिन का वो फेयरवेल मैच था फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, लाहली स्टेडियम रोहतक में बना था, हरियाणा क्रिकेट फेडरेशन वहाँ हुआ था। उसमें मैं सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स देख रहा था। तो वो बहुत हम्बल इंसान है। क्रिकेट में आप किस तरह के प्लेयर थे? क्या आप टीम प्लेयर, टीम को इकट्ठा रखने वाले थे? क्या आप फास्ट खेलने वालों में से थे या आप ठहराव के साथ खेलने वाले थे? और किस तरह से वो मैं एग्रेशन के साथ खेलता था। तो क्या आप एज अ जज भी उसी तरह से काम करते हैं? ऑलराउंडर था मैं जी। फास्ट बॉलर था और छठे या सातवें, छठे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, और जब कभी लगता था कि रनों की रफ्तार बढ़ानी है तो बैटिंग ऑर्डर में बदलाव करके ऊपर भी भेजा जाता था। तो मैं तेज खेलता था और शायद इसीलिए आपकी एज अ जज भी इमेज यही है कि आप तेज काम करते हो। और ये आप इमेज तो देखो पब्लिक में क्या है, एज अ जज मैं नहीं बता सकता तो बट हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास जो भी मैं बेस्ट पॉसिबल हो, मैं अपना 100% दे सकूँ। बट ये आप मानते हैं सर कि बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन, एडमिनिस्ट्रेशन में आप रहे, वकालत लंबे समय तक की, आप पंजाब हरियाणा में एडिशनल एडवोकेट जनरल रहे, कहीं ना कहीं एक जिस पद पर अब अभी आप हैं वो सारा आपने क्योंकि दौर देखा है, एज ए लेमैन भी, एज ए एडमिनिस्ट्रेशन भी, तो वो फ़र्क है ना कि एक विज़न क्लैरिटी और एक जजमेंट में वो झलकता भी है, जिस तरह के आपके फैसले भी काफ़ी चर्चा में रहे भी हैं। ये तो मैं आपसे सुन रहा हूँ कि मेरे फैसले चर्चा में रहते हैं, वो अच्छे नोट पे हैं या बुरे नोट पे हैं, क्रिटिक है, मुझे नहीं पता। बट हाँ, एक्सपीरियंस ज़रूर मिलता है, उस चीज़ का फ़ायदा रहता है। आप एडमिनिस्ट्रेशन की वर्किंग को अगर समझते हो, गवर्नमेंट की वर्किंग को, फाइल को, उसकी मूवमेंट को अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो आपको केस की सुनवाई के दौरान काफ़ी उसमें मदद मिलती है। कि एक तरफ लाइफ जिसमें आप पब्लिक आई में हैं और एक तरफ वो एक्सपेक्टेशंस कि अब आप प्राइवेट हैं, यू हैव टू आइसोलेट योरसेल्फ क्योंकि आपकी प्रोफेशन की डिमांड है। तो कैसा है ये ट्रांजिशन? क्या आप इसे एब्जॉर्ब कर पाए हैं? आर यू कंफर्टेबल विद इट? हाँ, मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, मुझे आसान रहा। मैं ज़्यादा आउटगोअर नहीं था शुरू से। जब जज बना तो थोड़ा सा नेचर ऑफ वर्क तो डिफरेंट है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। आई एम वेरी कंफर्टेबल एंड आई एम एंजॉइंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्किंग विद पैशन, दिस मच आई कैन से। आइसोलेट होने की जहाँ तक बात है कि आपको ये समझना पड़ता है, क्योंकि जब आपको हाई कोर्ट में जब आपकी अपॉइंटमेंट की बात होती है जज के लिए, तो आपसे कंसेंट लिया जाता है। ये कोई ऐसी पब्लिक अपॉइंटमेंट नहीं है कि एप्लीकेशन से इनवाइट किया जाता है और आपकी इंटरव्यू हो रहा है और कुछ हो रहा है। तो आपको इनवाइट किया जाता है, जैसे आपके कॉलेजियम को जो चीज़ ठीक लगती है, तो उसमें आप जब कंसेंट देते हैं तो यू आर मेंटली प्रिपेयर टू से इफ़ यू आर नॉट रेडी देन यू मस्ट से नो। इफ़ आई सेड येस तो आई अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम एंजॉइंग इट, आई एम हैप्पी विद इट। वो पहला दिन आपको याद होगा जब आप उसी कोर्ट में, आपकी जब कोर्ट, क्योंकि ड्रेस कोड होता है, आप बतौर जज गए, शपथ ली, वो फोटोग्राफ्स आती हैं और बतौर जज पहले दिन आप उस कुर्सी पे बैठे। किसी भी लॉयर की ज़िंदगी में हाई कोर्ट में जज लगना एक बहुत बड़ा सपना पूरा होने जैसा होता है, और मेरे लिए भी यही था। मेरे लिए कुछ पल खास थे। उस समय तक मैं अपने पापा को खो चुका था। वो ऐसे शख्स थे जिन्होंने मुझे इसके लिए प्रेरित किया था। जी जी, समझ सकते हैं। सो भावुक क्षण भी थे, खुशियाँ भी थी, और मेरे मदर का, मेरे फादर का एक इसमें बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। और पूरे जो आपका परिवार, और एक वो तस्वीर भी हमने देखी थी जब एक एलिवेशन होती है वो, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं उनके सपनों पे पूरा उतर सकूं। वकील का दौर, वकालत का दौर, और बतौर जज वही हाई कोर्ट, वही रूम, बस एक जगह बदली, नज़रिया बदला, अब आप फैसले करते हैं। कितना इजी और कितना डिफ़िकल्ट आपके लिए रहता है? इजी और डिफ़िकल्ट ये एक इंडिविजुअल्स पर्सपेक्टिव है। मुझे ना तो ये इजी लगा और ना डिफ़िकल्ट लगा। मैंने इसकी कभी इस तरह से इसको कभी देखने की कोशिश नहीं की, एनालाइज नहीं किया। रोल बदल गया। उस समय होता था कि मैं सिर्फ अपने क्लाइंट के केस की तरफ ध्यान मेरा ज़्यादा एक पक्ष के झुकाव में हूँ, अपनी कोशिश करता था बात रखने की,
अब मुझे कि दोनों पक्षों को सुन के बैलेंस क्रिएट करना है, लॉ क्या कहता है वो सब चीज़ों को ध्यान में रख के मुझे जस्टिस देने की कोशिश करनी है कि किसी के साथ गलत हुआ है तो उसे न्याय मिल सके। कोई केस अगर इस तरह का आता है जिसमें जिंदगी मौत का फैसला हो, व्हाट गोज इनटू योर माइंड, क्या चल रहा होता है अंदर? क्योंकि मुझे लगता है जितना आपका एक्सपीरियंस है आपको वाकई शायद देख के पता लग जाता होगा कि किस तरफ इंसाफ कई बैठता केसेस है। आते हैं जिनमें बहुत पेचीदगी भी होती है, कई बार समय लगता है देखने में, तो ऐसे में फैक्ट्स जो सामने केस के आते हैं उसके आधार पे फैसला करते हैं। कभी इमोशंस हावी होने की कोशिश करते हो, कैसे सप्रेस करते हैं? क्योंकि यू हैव टू गो बाय द लॉजिक। केस की नेचर पे बहुत फ़र्क पड़ता है। इमोशंस कई जगह काम आती हैं, कई जगह पे बाय एंड लार्ज ये कहा जाता है कि कोर्ट के अंदर इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं होता आजकल, क्योंकि एक नया ट्रेंड है लिटिगेशन का, रन अवे कपल्स। वो आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर प्रोटेक्शन लेने के लिए आते हैं और उसमें उन्होंने अपने पेरेंट्स को ही दूसरी तरफ पार्टी बनाते हैं कि उनके ऊपर एलिगेशंस होते हैं कि हमें जान से मार देंगे, हम इनसे डर रहे हैं, भाग रहे हैं, हमें प्रोटेक्शन चाहिए। तो ऐसे में जब ये चीज़ें सामने आती है तो वहाँ इमोशंस ज़रूर होती हैं और मैंने कई जगह कोशिश की है इमोशंस के साथ बच्चों की इमोशंस को इंजेक्ट करके, उसको स्पार्क करके किसी तरह से कि वो अपने पेरेंट्स के साथ स्ट्रीमलाइन में वापस जाएं। एक लेमैन सोच बना दी गई है कि इंडियन कोर्ट्स, पेंडेंसी इज़ अ बिग प्रॉब्लम। पेंडेंसीज, आपसे थोड़ी देर पहले भी चर्चा हो रही थी, आप बता रहे थे कि किस तरह से लिटिगेशंस और केसेस भी अलग अलग नेचर के आने लग गए हैं। तो मैं समझना चाहूँगी आपका पर्सपेक्टिव इसको लेके क्या है कि पेंडेंसीज, क्योंकि लेमैन बोल देता है पेंडेंसी का देखिए, अब सिर्फ कोर्ट्स उसके लिए जिम्मेवार नहीं हो सकती। नेचर ऑफ लिटिगेशन जो केसेस की जो बढ़ गई है कोर्ट्स में फाइल होने की, उसको अगर हम देखें जो आज से 15 साल पहले नहीं था, उसमें कई तरह की नई तरह की लिटिगेशन ऐड हो गई है, कम नहीं हुई, ऐड हुई हैं। करीब करीब 90 से 100 केस डेली फाइल होते हैं। तो आप देखिए कि वो केसेस आज से 15 साल पहले नहीं थे कहीं। और अगर आपको 90 केस एक दिन में डिसाइड करने और अगर आप एक केस पे 2 या 2.5 मिनट 3 मिनट भी देते हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए कितने मिनट हो गए, 270 मिनट, कितने घंटे बने? 4 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया। तो 4 घंटे से ज़्यादा का समय जब आप सिर्फ एक इसी तरह के केसेस को सुन रहे हैं तो आप बाकी केसेस को कब सुनेंगे? और ये केसेस अर्जेंट नेचर के हैं कि किसी की लाइफ एंड लिबर्टी दांव पे लगी हुई है। मैं ये भी समझना चाहूँगी, इस बीच एक और चीज़ है जिसके ऊपर आम आवाम कहती है कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें 20-20 दिन की वेकेशन भी होती है। तो कैन वी अफोर्ड इन करंट डे एंड टाइम कि इस तरह की वेकेशन सिस्टम को चलते रहना चाहिए, या इसमें भी तब्दीलियों की ज़रूरत है क्योंकि मैन पावर कम, काम ज़्यादा? इसमें देखिए, मैं थोड़ा सा बात को डिटेल में जाना चाहूँगा। किसी भी लॉयर या जज की लाइफ अगर आप देखेंगे तो किसी और प्रोफेशन से कहीं ज़्यादा हेक्टिक है। वाटर टाइट कंपार्टमेंट में काम करते हैं इवन एडवोकेट्स, सिर्फ जजेस नहीं। हाँ, जजेस की लाइफ और ज़्यादा टफ हो जाती है जिसे नज़रअंदाज करते हैं। वो 10 बजे चेयर पे बैठता है, 1 बजे तक कंटिन्यूसली बैठा है विदाउट एनी मूवमेंट टू द बॉडी। उसे लगातार वो 3 घंटे लॉयर्स को सुनना है। किसी केस में 2 लॉयर हैं, किसी में 4 लॉयर हैं, किसी में 6 लॉयर हैं। उसका कंसंट्रेशन लेवल, उसका फोकस कितना ज़्यादा रहता होगा, उन सब चीज़ों को ग्रैस्प करना, उनकी आर्ग्यूमेंट्स को याद रखना, एब्जॉर्ब करना और फिर उनको डिक्टेट करना, पेन डाउन होना चाहिए। आप कहीं पे भी छोटी सी लेक्सिटी नहीं कर सकते कि एक आर्ग्यूमेंट लॉयर ने की थी और आप अपने ऑर्डर में या जजमेंट में ना दें। आप एक ही जगह बैठे हैं, बिल्कुल मूव नहीं कर रहे और कंटिन्यूसली आपका ब्रेन काम कर रहा है, आपकी आईज ओपन है, आपके ईयर्स ओपन है, एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, यू आर एब्जॉर्बिंग इट, यू आर गिविंग इट अ थॉट ऑल्सो, इट्स रनिंग थ्रू आउट योर माइंड, ब्रेन एंड बॉडी, एवरीथिंग। और आपने उसको शाम को पेन डाउन करके ऑर्डर पास भी करना है। तो अब हमारी स्पीड ये रहती है कि हम कोशिश करते हैं हमारे 80% से ज़्यादा केसेस सेम डे अपलोड भी हो जाते हैं। जजेस हर जगह पे ऐसे चल रहा है, नेशनल ग्रिड पे डाटा अवेलेबल है, किसी से कोई चीज़ आज छुपती नहीं है। बहुत हमें लिमिटेड टाइम अपने रूटीन में से, अपने 24 घंटे में से ही निकालना पड़ता है टू कीप आवर सेल्व्स फिट सो दैट वी कैन परफॉर्म वेल। वो भी एक टारगेट और रीज़न ये रहता है
कि वी हैव टू परफॉर्म वेल। अगर हमने हेल्थ मेंटेन ना की तो हम एज अ जज भी ज़्यादा देर काम नहीं कर पाएंगे, जल्दी हमारी बॉडी भी जवाब देगी। किसी के फ्रोजन शोल्डर है, किसी को सर्वाइकल है, किसी को बैक एक है, ये सारी कॉमन एलिमेंट्स हैं जो जजेस फेस करते हैं, बट ये ऑल आर इग्नोर्ड बाय द पब्लिक। अच्छा, अब हम कोर्ट में कई बार देखते हैं भैया, कवरेज भी जब हम करते हैं कि अब क्योंकि टेक्नोलॉजी सबके पास अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, टाइम बहुत डिजिटलाइजेशन का है। हमने देखा कि एक बार आपने कॉल भी लगा दी थी, वो मुझे बड़ा वो देखा कि आपने किसी थाने में वो क्या था, और देख के अच्छा इसलिए लगा कि आम आदमी को ये सेटिस्फेक्शन है कि हाँ एक हाई कोर्ट के जज भी सिरे तक पहुँचे और खुद ही उन्होंने मॉनिटर किया। वो किस्सा क्या था वो, क्योंकि मैं लगता हूँ कि ये पहुँचना चाहिए दर्शकों तक। वो उसके पीछे की बैकग्राउंड में मैं अगर जाऊंगा तो आप जैसे कोविड के दौरान देश के प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि आपदा में अफसर, तो जब कोविड के अंदर जब ऐसी सिचुएशंस आई तो उसमें से देखते थे तो डिजिटाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे कोर्ट्स कंडक्ट की। वो केस ऐसा था जब मेरे सामने जिस केस की आप उमेश बात कर रहे हो, एक्यूज्ड पिटिशनर था जिसे मैंने बेल दी थी और सब्जेक्ट टू ज्वाइनिंग द इन्वेस्टिगेशन कि आप तफ्तीश में जाके शामिल हो जाओ। नेक्स्ट डेट पे स्टेट के काउंसिल ने कहा कि आके तफ्तीश में शामिल नहीं हुआ। पिटिशनर का कहना था कि मैं जाता हूँ और मुझे ज्वाइन नहीं करवा रहे। मेरे सामने उस समय मुझे दिमाग में ये है कि ऐसी सिचुएशन में मैं क्यों ना थाने को लाइव ले लूँ, पुलिस स्टेशन को। और जब पिटिशनर काउंसिल से पूछा तो उसने कहा कि जी मेरा क्लाइंट तो पुलिस स्टेशन में ही है, और पुलिस ऑफिसर से जब स्टेट काउंसिल से पूछा तो कहने लगा जी पुलिस स्टेशन में नहीं है। तो मैंने वीडियो कॉल पे लेके उसे और ज्वाइन करवा के वो देखा तो पुलिस स्टेशन में था। तो वो दोनों के लिए मुश्किल हो गई, पुलिस वाले के लिए भी झूठ बोलना और कन्फ्रंटेशन थी, तो उसे दूर करने के लिए मैंने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, तो वो जल्दी सॉल्व हो गया। एक एक्यूज्ड अपीयर हुआ सडन आपके स्टाफ ने और आपने नोट किया, और जबकि उसको पुलिस ढूंढ रही थी काफ़ी समय से, चर्चित केस रहा था, नाम नहीं लेंगे, खुद डीजीपी वहाँ मौजूद थे। वीसी के ऊपर ज्वाइन किया हुआ था उसने। तो मैं नॉर्मली अपनी कोर्ट में वीसी को ऑन रखता हूँ, ज़्यादातर कोर्ट्स वीसी को ऑन कर लेती हैं सुबह कोर्ट आवर्स में, कि किसी लॉयर ने ज्वाइन करना है तो उनकी रिक्वेस्ट होती है, वीसी पे थ्रू भी काम करते हैं, हाइब्रिड सिस्टम काम कर रहा है टेक्नोलॉजी पे। स्क्रीन पे अगर आप अपना कोई गैजेट यूज़ कर रहे हैं तो वो आपका नाम शो करेगा, और अगर आप किसी अननोन डिवाइस को यूज़ कर रहे हो तो आपका नाम शायद ना दिखाई दे, तो उसका नाम स्क्रीन पे दिखाई देगा। मैंने नोटिस किया तो मैंने अपने स्टाफ में सिग्नल किया कि इसने ज्वाइन किया हुआ है। तो मैंने काउंटर किया तो डीजीपी और उनके काउंसिल भी सब कहने लगे कि जी हमें तो मिल नहीं रहा, अनट्रेस्ड है, वी आर हेल्पलेस। तो मैंने तो देखा तो उसने ज्वाइन किया हुआ था। मैंने अपने स्टाफ को तब इशारा किया कि इसको यस करो, कमांड दो, तो ही वॉज ऑन दिस बिग स्क्रीन। तो अगर आप लोग वहाँ थे तो उस कोर्ट का नज़ारा समझ सकते हो। हाई कोर्ट ने एक लोअर कोर्ट्स को कहा है कि एआई चैट जीपीटी के फैसले ना लेखें, आप अपने विवेक से फैसला करें। कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी की बात भी की, अच्छा यूज़ किया, लेकिन दूसरी तरफ इतनी इजी टूल हो गए कि हमें कुछ ना करना पड़े, डिपेंडेंस उस पर बढ़ रही है। क्योंकि एक जब कोई जज फैसला सुनाता है, आप कह रहे हो कि डिटेक्ट हम जब कराते हैं उसको लिखाते हैं, बार बार पढ़ना ही पड़ता है, तो ये इतनी भी ज़्यादा हम उस पर डिपेंड ना रहें। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन नेवर विन ओवर ओरिजिनल इंटेलिजेंस। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी अगर किसी को यूज़ करना है तो ह्यूमन ब्रेन को करना है। अगर आप खुद इंटेलिजेंट नहीं है तो आप एआई को यूज़ नहीं कर सकोगे, तो आप उसे डोमिनेट करने क्यों दे रहे हो लाइफ में। केस को आपने सुना है, एविडेंस को आपने देखा है, लोअर कोर्ट में गवाहियाँ होती हैं, गवाह आते हैं, उनको रिकॉर्ड किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स हैं। तो एआई का उसमें रिस्क, कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा रहता है कि कमी ना आ जाए। आप उसका यूज़ करो बट लिमिटेड एक्सटेंट तक। और जो इस प्रोफेशन में आना चाह रहे हैं उनके लिए आप बता रहे हैं, हेड्स अप दे रहे हैं कि क्या क्या आगे मेंटली प्रिपेयर होके आएँ। आपसे आपके बारे में ज़रूर ये समझना चाहूँगी कि वेकेशंस की, मैं पहले भी सवाल उसके रिलेटेड पूछ रही थी, जब वेकेशंस होते भी हैं तो क्या आप वेकेशन को एंजॉय अनवाइंड करने के लिए कर पाते हैं, या फिर काम होता है उस दौरान भी? हमारी वेकेशंस में काम ज़्यादा होता है, और ये एक बहुत बड़ा मीथ है। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि वेकेशंस ऐसा लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा होती हैं। वेकेशन में वेकेशन बेंच बैठते हैं। तो मैंने जब से मैं जज बना हूँ, मैंने शायद ही कोई ऐसी वेकेशन होगी मैंने खुद वॉलंटियर नहीं किया कि मैं ड्यूटी करना चाहता हूँ। मैंने हमेशा उन वेकेशंस में काम किया, और बहुत सारे जजेस काम करते हैं, और कोई भी अर्जेंट मैटर्स हैं उनकी लिस्टिंग होती है। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें हमें पढ़ के समझ के टाइम लगता है लिखवाने में, और वो हम रूटीन में
वर्किंग डेज़ के अंदर नहीं लिख पाते, तो कई बार हम उनसे छोड़ते हैं, रखते हैं कि 15 दिन महीने बाद ये छुट्टी आ रही है, उसमें हम इसको आराम से बैठ के लिखेंगे, इस पर काफ़ी काम करना पड़ेगा कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, या बड़े इश्यूज होते हैं ध्यान से, तो वो हमारी छुट्टियां सब प्लान्ड होती हैं ऑलरेडी। कभी कभी होता है बाहर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस तरह का एक नोशन बन गया है कि जजेस को बहुत छुट्टियां मिलती हैं, वो छुट्टियां नहीं होती, हम अपना काम ही करते हैं। होमवर्क बहुत है हमारे पास, होमवर्क बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। जुडिशरी के लिए चैलेंज क्या है, या सोसाइटी के लिए चैलेंज आप क्या देखते हो कि आप उस सिस्टम का पार्ट हो जहाँ लोगों को उम्मीदें बहुत हैं, न्याय भी हो रहा है, पेंडेंसी कम हुई है पिछले कुछ साल में, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की बात करूँ, इंडिया की बढ़ती पॉपुलेशन के साथ साथ उस पेंडेंसी को कंट्रोल में रखना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। आप जब घर आते हैं कोर्ट से, घर में एक उसको कैसे निभाते हैं? हाँ, शिकायत भरी आवाज़ में पूछते हैं, आ गए? समय तो लगता है, इसमें समय ज़्यादा देना पड़ता है और देना भी चाहिए। ये सब चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं, अपने फोल्ड में लेनी पड़ती हैं, सबको समझते हैं। ऐसे कोई लंबी चौड़ी शिकायत परिवार से मुझे नहीं मिलती। लॉर्डशिप हैं, लेकिन जब आप घर आते हैं माँ के लिए, आप वही सन्नी, आपका अगर मैं नाम लूँ तो वो लॉर्डशिप एक कॉलोनियल वर्ड है, मैं उससे कभी मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं, कभी जहन में अंदर वो उस वर्ड का कोई ठहराव नहीं है। एक साधारण आदमी है, सिर्फ अपना काम करने का तरीका है, वो काम अलग से है, वो उसको निभा रहे हैं। एक माँ के लिए तो आप वही सन्नी है, वही सन्नी है। बिल्कुल। तो आज भी वही कहती हैं? आज भी वही कहती हैं। क्यों नहीं कहेंगे, वो अच्छा लगता है, उसी में प्यार है, नहीं तो लगेगा शायद पराया कर दिया। मैं अगर एक छोटा सा सवाल एंड में पूछना चाह रही थी कि हमारी इंडियन जुडिशियल सिस्टम में कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि आपको मिले मौका तो आप उसको बदलना चाहते हैं, या आपको लगता है कि इट्स ऑल ऑन द राइट ट्रैक? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। कमियां और अच्छाइयाँ हर जगह हैं, जैसे जैसे समय आएगा कमियां जो होती हैं वो सब देख रहे हैं, दूर करने की कोशिश होती है। कभी हमें मौका मिलेगा तो जैसा जो समय होगा उसके हिसाब से हम भी देखेंगे, कमियों को ज़रूर दूर करेंगे और करना चाहिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे सोसाइटी को, सोसाइटी के हर उस वर्ग को, चाहे वो खासकर यंग जनरेशन को जो सुन भी रहे हैं, चाहे एक क्रिकेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, एक लॉर्डशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, एक इंसान की तरह आप उस पोस्ट पर हैं जहां आप लोग को सुनते हैं, आपकी कई बातें सुनी जाती हैं। समाज में किस वर्ग के अंदर, किस आयु के अंदर कौन से युवा का क्या ड्रीम है, सबके अलग अलग सपने हैं। तो वो जो भी सपना है उसे पूरा करना चाहते हैं, उन्हें वहाँ फोकस रहना चाहिए, उनको 100% दें, जिसे मैं कहूँगा 3 Ds लाइफ में मैं कहता हूँ, डेडिकेशन, डिवोशन एंड डिसिप्लिन। इफ़ यू अडॉप्ट दीज 3 Ds, there is no reason that you will not succeed and will achieve the aim you dream for. That is my message. बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद उमेश। बहुत अच्छा लगा आपसे बात। तो इस खास पेशकश में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।